हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की हम अपनी वीडियो में जो पार्ट कवर करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 8 से ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने अपनी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कवर किया था लैंड एंड सोइल का पार्ट। ओके, और आज हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे वाटर से रिलेटेड पार्ट। और उससे पहले हमने जो अपनी फर्स्ट वीडियो में पार्ट कवर किया है लैंड एंड सोइल का, उसके बारे में भी देखेंगे। सो डियर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था लैंड के बारे में कि जो ज़मीन है, जो लैंड रिसोर्स है, वो नेचुरल रिसोर्स है। ओके, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं, जितना भी काम करते हैं, वो सब कहाँ पर करते हैं? लैंड पर, ज़मीन पर हम सब काम करते हैं, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ओके, उसके बाद अर्थ सरफेस का 30% पार्ट जो है वो टोटल एरिया, ठीक है, मतलब अगर 100% पार्ट अगर अर्थ सरफेस का है तो उसमें से ओनली कितना परसेंट? ओनली 30% पार्ट जो है वो किसका है? लैंड एरिया का है। ओके, उसके बाद इसमें दे रखा है कि जो लैंड एरिया है वहाँ पर पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी अलग अलग होता है। मतलब जो ज़मीन है, जो लैंड है, जहाँ पर कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन होगी, इसके लिए भी अलग अलग फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, जैसे मान के चलो कि एक एरिया ऐसा है जहाँ पर ओनली ऑन डेजर्ट है, ओनली ऑन रेगिस्तान है, और एक ऐसा एरिया जहाँ पर प्लेन है, मैदान है, रिवर्स है। ओके, तो किस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी? तो जो प्लेन वाला एरिया है, जो मैदान वाला एरिया जहाँ पर रिवर्स है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। और जो एक डेजर्ट वाला एरिया है, जो रेगिस्तान का एरिया है, वहाँ पर पॉपुलेशन कैसी होगी? कम होगी। ठीक है, तो जो ज़मीन है वहाँ पर लोगों का रहने का तरीका, लोग कहाँ पर रहेंगे, क्यों रहेंगे, ठीक है, तो इसके लिए भी अलग अलग फैक्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद हमने देखा था लैंड भी 2 टाइप की होती है, प्राइवेट और कम्युनिटी। प्राइवेट जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के कंट्रोल में होती है, जो किसी इंडिविजुअल पर्सन के कंट्रोल में होती है, वो प्राइवेट। और कम्युनिटी लैंड मतलब जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के कंट्रोल में होती है, और उस कम्युनिटी से रिलेटेड हर पर्सन उसको यूज कर सकता है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता उसके ऊपर। ओके, तो वो कौन सी होगी? कम्युनिटी लैंड। उसके बाद हमारे पास यूजेस थे कि लैंड को हम कहाँ कहाँ पर यूजेस कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लैंड का यूज़ करते, ज़मीन यूज होती है। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में, फॉरेस्ट्री में, ग्रेजिंग लाइव स्टॉक में, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, हाउसेज, कैनाल्स एंड फॉर माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो इन सभी कामों में हम किसका यूज़ करते हैं? लैंड का यूज़ करते हैं, ज़मीन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने देखा था फार्मिंग में, फॉरेस्ट में, ग्रेजिंग, बिल्डिंग, कैनाल्स और माइनिंग, इन सब में हम किसका यूज, ये सब एक्टिविटीज़, ये सब काम कहाँ पर होते हैं? ये ज़मीन पर होती है सब कुछ। ओके, इंडिया का जो लैंड मास एरिया है वो टोटल कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, जिसमें से 30% पर क्या है? माउंटेन्स है, 27% पर प्लेट्यूज है, और 43% पर प्लेन एरिया है। लैंडस्लाइड के बारे में हमने देखा था कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि फ्लड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, या वोल्केनो की वजह से जो बड़े बड़े हिल्स होते हैं, जो बड़े बड़े रॉक्स होती है, उनमें मास मूवमेंट होती है। वो क्या होती है कि वो स्लाइड होके और नीचे जो एरिया होता है वहाँ पर फ्लो कर जाती है, जिसकी वजह उसको हम लैंड स्लाइड बोलते हैं। और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको। लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं, तो उसके बारे में भी हमने देखा था कि अफॉरेस्टेशन मतलब जो हम पेड़ पौधों को कट कर रहे हैं, जो हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, तो उसको रोकना पड़ेगा। ओके, जो केमिकल्स का यूज़ करते हैं रेगुलर हम, तो उसको रोकना पड़ेगा। फर्टिलाइजर्स कम यूज़ करने पड़ेंगे। ओवर ग्रेजिंग का जो काम है, ओवर ग्रेजिंग को रोकना पड़ेगा। ओके, तो ये सब जो कॉमन मेथड है, इनका यूज़ करके हम लैंड रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने सोइल के बारे में देखा था। सोइल रिसोर्स क्या है? जो अर्थ क्रस्ट की सबसे अपर लेयर और जो सबसे थिन, सबसे पतली लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं?
सोइल रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है, उसको हम सोइल बोलते हैं। और सोइल बनने में अलग अलग रॉक्स जो है उनका रोल होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स का भी रोल होता है, और ठीक है। और 1 सेंटीमीटर सोइल जो होती है उसको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। इम्पोर्टेंट मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सोइल की वो क्या है कि सोइल में फर्टिलिटी होती है, ताकि, और फर्टिलिटी की वजह से क्या होती है कि उनमें कैपेसिटी होती है प्रोड्यूस द क्रॉप्स, जो क्रॉप्स होती है, जो अनाज मतलब जो फसलें होती है वो प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है फर्टिलिटी की वजह से सोइल में। ओके। उसके बाद हमने सोइल के बारे में देखा कि कौन कौन से टाइप की सोइल होती है, एलुवियल होती है, ब्लैक सोइल, डेजर्ट सोइल, लैटराइट, माउंटेन और रेड सोइल के बारे में देखा था। उसके बाद हमारे पास आता है डिग्रेडेशन ऑफ सोइल। डिग्रेडेशन ऑफ सोइल मतलब सोइल की जो क्वालिटी है वो डे बाय डे कम होती चली जा रही है। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो फैक्टर में हमने देखा था डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। ओके, तो इन सब का यूज़ करने से क्या है कि जो सोइल की फर्टिलिटी है, जो उसकी जो क्वालिटी है, जो वो बहुत दिन डे बाय डे क्या हो रही है, वो डिक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, तो इसको रोकना कैसे है, तो ये यहाँ तक का पार्ट जो था वो हमने कवर कर लिया था। अभी हमारे पास आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट कि सोइल को कंजर्व कैसे करते हैं, क्योंकि सोइल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हम हमारे लिए। एग्रीकल्चर सोइल में ही होती है, तो एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर को बचा कर रखने के लिए हमें सोइल को बचाना पड़ेगा। और सोइल कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं उसके मेथड कुछ यहाँ पर दे रखे हैं। तो मेथड कौन कौन से एक बार वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मल्चिंग, उसके बाद काउंटर बैरियर्स, रॉक डैम, टेरेस फॉर्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, काउंटर क्रॉपिंग एंड शेल्टर बेल्ट। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इन सब से हम सोइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है मल्चिंग के बारे में। ठीक है, तो मल्चिंग में क्या होता है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रो, इट हेल्प टू रिटेन सोइल मॉइस्चर। तो यहाँ पर आपको देखो पिक्चर में शो हो रहा होगा इस प्रोसेस को, मतलब ये जो मेथड है सोइल को बचा कर रखने का, इसको क्या बोलते हैं, मल्चिंग। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर होती है, ठीक है, जो घास होती है, जो घास फूस होती है, जो और छोटे प्लांट्स होते हैं, उससे क्या करते हैं हम सोइल को कवर कर देते हैं। जो प्लांट जो सोइल होती है उसको कवर कर देते हैं, ताकि जो सोइल होती है वो पानी के साथ फ्लो ना करे, वो जहाँ पर है वहीं पर ही रहे। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये जो पार्ट है, जैसे इसमें क्या हुआ कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर आपको दिख रहा है, जो लेयर दिख रही है, इसके नीचे क्या है, सोइल है। ठीक है, और ये ना तो हवा, जैसे ही कोई विंड चलेगी, हवा चलेगी तो उसकी वजह से भी ये फ्लो नहीं करेगी, या पानी ज़्यादा बहेगा तो उसकी वजह से भी फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोइल है वो यहीं पर रहेगी। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि ये सोइल क्या हो गई यहाँ पर, इसको ये कंजर्व हो गई यहाँ पर। ठीक है, कवर्ड हो गई, ये यहाँ से ज़्यादा फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मल्चिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब सोइल को हमने किससे कवर करना है, एक ऑर्गेनिक मैटर की लेयर से, ताकि उसके अंदर मॉइस्चर बना रहे और जो सोइल है वो वही के वही रहे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मल्चिंग बोलते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है रॉक डैम के बारे में। ओके, रॉक डैम क्या है, यहाँ पर देखो आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा रॉक डैम के बारे में। जैसे क्या होता है कि पानी जो होता है वो यहाँ से ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, सीधा फ्लो कर रहा है। अब क्या होगा कि इनके आसपास का जो एरिया होगा, ठीक है, जो साइड में जो एरिया होगा वो वहाँ पर फ्लो नहीं करेगा, बल्कि ये ऐसे डायरेक्ट यहाँ से फ्लो करता हुआ चला आ जाएगा। ओके, या फिर यहाँ पर जो इसके नीचे जो सोइल होगी, यहाँ पर जो पार्ट होगा वो क्या करेगा कि जैसे पानी का बहाव तेज होगा, पानी ज़्यादा तेज़ी से बहेगा, तो वो सोइल जो होगी, जो नीचे का पार्ट होगा, वो भी इसके साथ तेज़ी से फ्लो कर जाएगा। ओके, तो अगर हमें सोइल को कंजर्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो वाटर का फ्लो है उसको रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वाटर का फ्लो है उसको रोकने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर क्या लगा दिए, रोक्स लगा दिए, छोटे छोटे पत्थर लगा दिए। ठीक है, ताकि जो पानी का फ्लो है, जो वाटर फ्लो है, वो यहाँ पर डाउन रहे, कम रहे, और जिसकी वजह से जो सोइल है वो यहीं पर रहे, वो ज़्यादा मतलब पानी के साथ फ्लो ना कर पाए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रोक डैम मेथड। ठीक है, रोक डैम आर piled अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, द प्रिवेंट गिल्ड एंड फर्दर सोइल लॉस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करते हैं हम कि जो पानी का कंटिन्यू फ्लो होता है, उस कंटिन्यू फ्लो को रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं, रोक्स जो होती है उस फ्लो में रख देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो रोक्स की वजह से जो स्पीड होती है पानी की वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से सोइल को हम
फ्लो करने से उसको आगे पानी के साथ फ्लो करने से रोक सकते हैं और वाटर सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग आपने देखा होगा कि जो हिली एरिया होते हैं वहाँ पर टेरेस फार्मिंग होती है। ओके, तो टेरेस फार्मिंग में देखो आपको यहाँ पर पिक्चर शो कर रखी है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन दिस इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कटिंग स्टेप in the hill slope to provide flat land for cultivation and check the soil erosion। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जैसे जो हिली एरिया होते हैं उनको क्या करते हैं कि ऐसे कट करते हैं, उनकी जो ऐसे स्टेप बाय स्टेप बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो जो ऊपर वाला पार्ट होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा सोइल होगी, तो अगर मान लो जैसे बारिश होती है या हम पानी इरिगेशन करते हैं तो वो सोइल जो होगी वो नीचे वाले पार्ट तक आते आते इन वाले पार्ट में वो कहीं ना कहीं रह जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो सोइल इरेजन होगा वो बहुत ही कम होगा और जो सोइल होगी वो यहीं पर इसी वाले एरिया में ही रह जाएगी। ओके, तो टेरेस फार्मिंग की वजह से क्या होता है कि जो सोइल को हम कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है काउंटर प्लफिंग। काउंटर प्लफिंग में क्या होता है, द प्लफिंग ऑफ लैंड अलोंग द काउंटर इन ए पैरेलल वे इंस्टीड ऑफ अप एंड डाउन द स्लोप। ठीक है, आपने देखा होगा ना, जैसे जो हमारे यहाँ पर नॉर्मली जो फील्ड में होता है, खेतों में क्या होता है कि जो हम खेतों को बाते हैं, ठीक है, बुआई करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि हम उनको पैरेलल लाइन में करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक लाइन हमने इस तरफ जा रही है, एक लाइन इस तरफ जा रही है, एक लाइन इस तरफ जा रही है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे सीधी होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पानी जो होता है या विंड्स जो होती है उनकी वजह से सोइल इरोजन जो है वो रुक जाता है, वो वहाँ से कट नहीं होता। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, different crop are grow in alternate row and are sown at different time of protect the soil from rainwash। ठीक है, मतलब ये किसके लिए मोस्टली तब यूज़ की जाती है जब पानी की वजह से जो सोइल है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हम उसको। ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा जो क्रॉप्स है, अलग अलग टाइप की जो क्रॉप्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को अल्टरनेट रो में, ठीक है, एक रो में हमने एक क्रॉप्स को ग्रो कर दिया, फिर दूसरी में किसी और को, फिर तीसरी में फिर उसी को, फिर चौथी में किसी और को, ऐसे करके हम क्या करते हैं अल्टरनेट रखते हैं, अलग अलग टाइप में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को अलग अलग रोज में ग्रो करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे बारिश आएगी तो बारिश की वजह से जो सोइल को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे वो ज़्यादा फ्लो नहीं करेगी बारिश के पानी के साथ। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। उसके बाद हमारे पास आता है शेल्टर बेल्ट। ओके, तो यहाँ पर देखो आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा, ये क्या है, शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट में इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो खेत होते हैं उसके चारों तरफ क्या करते हैं, बड़े बड़े ट्रीज जो पेड़ होते हैं वो लगाते देते हैं एक रो में, ताकि अगर जब हवा चले, काफ़ी ज़्यादा विंड्स की मूवमेंट हो, तो वो जो पेड़ है वो उस विंड की मूवमेंट को कम कर दे, ताकि जो आगे खेत है, जो फील्ड है, उसमें जो सोइल है, जो वहाँ पर मिट्टी है, वो प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, वो उस तेज़ हवा के साथ आगे ना बह के जाए। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो ट्रीज़ क्या करते हैं कि तेज़ हवाएं जो होती है उनकी मूवमेंट को वो कम कर देते हैं, उनको उनकी स्पीड को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे की जो सोइल होती है वो बच जाती है। ठीक है, तो ये सब मेथड किसके थे, ये सब मेथड थे हमारे सोइल कंजर्व करने के, कि जो हम मिट्टी को यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं, कौन कौन से मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ताकि वाटर के फ्लो के साथ जब पानी फ्लो करे या बहुत तेज़ हवा चले तो उस टाइम वो मिट्टी उड़े ना, वो वहीं पे रहे जहाँ पर वो है। क्योंकि आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर जो सोइल है उसको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। अब तो उसकी वजह से क्या है कि हमें सोइल को बचा के रखना है, तो बचाने के लिए हमें उसको कंजर्व करना पड़ेगा। और ये सभी मेथड जो हमने यहाँ पर किए ये सब किसके हैं, सोइल कंजर्वेशन के। ओके, तो हमने सोइल के बारे में देख लिया और कैसे हम सोइल को कंजर्व कर सकते हैं इसके बारे में देखा है। सो लैंड और सोइल के बाद कंप्लीट होने के बाद हमारे पास हमारा पार्ट आता है वाटर से रिलेटेड। वाटर जो है वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है। ओके, तो कैसे हम वाटर से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं अभी। वाटर इज ए विजुअल रिन्यूएबल रिसोर्स, 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ठीक है, वाटर जो है वो कैसा रिसोर्स है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ओके, और 3/4 यानी कि पूरे अर्थ सरफेस का पूरा अर्थ सरफेस अगर
100% है तो उस 100% में से 3/4 जो पार्ट है, ओके, पूरी अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट जो है वो किससे कवर है, वाटर से कवर है, और बाकी का जो पार्ट है वो किसका है, वो लैंड एरिया है, ठीक है। तो का अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से कवर है, और बाकी का एरिया लैंड एरिया है। द ओशियन वाटर इज सैलिन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ओके। मतलब जो ओशियन में हमें जो पानी मिलता है, ओके, आपको पता है कि मोस्टली जो वाटर है हमारा, वाटर बॉडीज है, मतलब वाटर का जो पार्ट है वो सभी ओशियन में है, और वो सैलिन मतलब वो बहुत ज़्यादा साल्टी है, उसको वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट ओनली 2.7%, जो फ्रेश वाटर है वो ओनली कितना परसेंट है, 2.7% है। नियरली 70% ऑफ दिस अकर एज आइस शीट एंड ग्लेशियर। अभी इस 2.7% में से, ओके, पहले तो हमने देखा 3/4 पार्ट जो है उसमें से 2.7% वाटर जो है वो फ्रेश है, और इस 2.7% का 70% पार्ट, ओके, 2.7% का 70% पार्ट कहाँ पर है, ग्लेशियर और आइस शीट में बना हुआ है, ठीक है। मतलब जो आइस शीट बनी हुई है और जो ग्लेशियर बना हुआ है वो इस 2.7% का 70% पार्ट है। ड्यू टू डियर लोकेशन दे आर इनअसेसेबल, ठीक है, और इनकी लोकेशन कुछ इस टाइप की है कि इनको असेस मतलब इन तक नहीं पहुंचा जा सकता। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज, विच इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर इन रिवर, इन लेक्स एंड वाटर वेपर इन एटमोसफियर, ओके। मतलब क्या है कि ओनली 1%, ये जो 2.7% पार्ट था इसमें से ओनली 1% वाटर ऐसा है जो फ्रेश है और अवेलेबल है और फिट भी है ह्यूमन यूज़ के लिए, ठीक है, हम इंसान उसको यूज़ भी कर सकते हैं। और वो कहाँ पर मिलता है हमें, ग्राउंड वाटर, जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है अर्थ सरफेस के नीचे है, रिवर्स में, लेक्स में, या जो वाटर वेपर मिलते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उन सब में वो रिजर्व वहाँ पर मिलता है, वहाँ पर फाउंड कर सकते हैं। इट इज़ यूनिक बिकॉज देर इज़ नो अल्टरनेटिव फॉर इट, ओके। वाटर रिसोर्स जो है वो यूनिक है, यूनिक मतलब बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर पानी ख़त्म हो गया तो पानी की जगह हम कोई और चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, हमें पानी चाहिए तो पानी ही यूज़ करेंगे, उसकी जगह पर हम कोई और दूसरा जो रिसोर्स है उसको यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, ये सभी फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है, ओनली जो पर्सन है, ह्यूमन बींग है, उसके लिए नहीं, जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, सबके लिए ज़रूरी है, सबकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस पर्पस, डोमेस्टिक यूजेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है इसका, डोमेस्टिक, घरों में, ठीक है, घर में भी हम पानी का यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल जो वर्क है वहाँ पर, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है वहाँ पर, तो वहाँ इन सब चीज़ों में, इन सब कामों में हम किसका यूज़ करते हैं, वाटर रिसोर्स का, ओके। तो ये वाटर रिसोर्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। तो सबसे पहले वाटर जो है वो कैसा रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। टोटल अर्थ सरफेस का कितना पार्ट वाटर से कवर है, 3/4 पार्ट, ओके। और वो 3/4 पार्ट में से ज़्यादातर जो है वो ओशियनिक वाटर है, साल्टी है, और ह्यूमन उसको उसको उसका कंजप्शन नहीं कर सकता। फ्रेश वाटर ओनली 2.7% है, जिसमें से 70% कहाँ पर है, आइस शीट और ग्लेशियर में। ओनली 1% फ्रेश वाटर ऐसा है जो ह्यूमन के लिए फिट है, और वो कहाँ पर मिलता है हमें, ग्राउंड वाटर, रिवर, लेक्स और वाटर पेपर में, ओके। वाटर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए ये सबसे यूनिक है, ओके। और हर फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है, चाहे ह्यूमन बींग हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी चीज़ हो, हर फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है, ओके। और कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक यूज है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल है, और इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट करनी है तो उसमें भी हम वाटर रिसोर्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर वाटर बॉडीज़ दे रखी है, कौन कौन सी, जैसे मान लो रिवर्स है, ओशियन है, ओके, वैलीज है, ग्लेशियर है, ठीक है। तो ये सब क्या है, वाटर बॉडीज है, जो वाटर रिसोर्स मतलब जो वाटर का पार्ट है हमारी अर्थ सरफेस का, जो 3/4 पार्ट है, तो वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद हमें दे रखा है कि
पर मतलब एक इंसान, एक पर्सन एक दिन में कितने लीटर पानी यूज़ करता है। तो ड्रिंकिंग के लिए वो कितने लीटर पानी यूज़ करता है, 3। कुकिंग के लिए 4। बाथिंग के लिए 20। फ्लशिंग के लिए 40। वॉशिंग क्लोथ, कपड़े धोने के लिए 40 लीटर। वॉशिंग यूटेंसिल के लिए 20। गार्डनिंग के लिए 23। और टोटल वो यूज़ करता है 150। ठीक है, मतलब पर पर्सन पर डे कितने लीटर पानी यूज़ करते हैं, 150। ओके, तो ये परफॉर्मा अगर आप लिखना चाहो अपनी नोटबुक में तो लिख सकते हो। उसके बाद हमारे पास दे रखा है प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। ओके, हमें वाटर जो है वो अवेलेबल, क्योंकि हमने अच्छे से देखा कि माना कि 3/4 पार्ट जो है वो अर्थ सरफेस का वाटर है, लेकिन इसमें से ओनली 2.7% पार्ट ऐसा है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी को तो हम यूज ही नहीं कर सकते। ओके, और हमारी पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम तो होगी वाटर अवेलेबिलिटी, किसको पानी मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। कुछ एरिया ऐसे है जहाँ पर पानी ठीक है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे है जहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो अवेलेबिलिटी है, यहाँ पर कौन अवेलेबल कराएगा पानी, यहाँ के लोग कैसे अपनी वाटर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे, तो उसके बारे में देखते हैं। देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ओनली इंडिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही है पूरे वर्ल्ड की बात, कि वर्ल्ड में काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है। ओके, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। ओके, तो ये कंट्रीज़ दे रखी है जहाँ पर यहाँ के लोगों को क्या है, फ्रेश वाटर नहीं मिल पा रहा है। ओके, यहाँ पर शॉर्टेज होती है हमेशा फ्रेश वाटर सप्लाई में। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेट जोन मोस्ट ससेप्टेबल टू डॉफ फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। मतलब ये बता रखा है कि जो हमारा क्लाइमेट जोन होता है, ठीक है, क्लाइमेट जोन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कि ये अर्थ है, तो जो इक्वेटर वाला पार्ट है, क्योंकि इक्वेटर पर क्या होता है कि डायरेक्ट सनरेज आती है, डायरेक्ट सनरेज की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा हाई होता है, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ पर वाटर रिसोर्स जो होते हैं वो किसी जगह पर तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन किसी जगह पर कम है। ठीक है, या जो ऐसा एरिया जहाँ पर डेजर्ट क्लाइमेट है, जहाँ पर ठीक है हॉट क्लाइमेट होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वाटर प्रॉब्लम वहाँ के लोगों को हमेशा फेस करनी पड़ती है। वाटर शॉर्टेज में बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑन और द scarcity of caused by over exploitation and कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। मतलब ये सब ये बता रखा है कि जो वाटर शॉर्टेज है उसके लिए अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे एनुअल प्रेसिपिटेशन के बारे में बता रखा है, या सीजनल प्रेसिपिटेशन होती है बारिश के बारे में। प्रेसिपिटेशन वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है, रेन के लिए, बारिश के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, तो अगर मान लो किसी एरिया पर ये होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वहाँ पर ये बता रखा हो कि अब बारिश इस टाइम में बारिश आती है, ठीक है, या फिर एनुअल के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो हमारे यहाँ पर इंडिया में मानसून आती है तब बारिश आती है। ओके, तो हो सकता है कई बार जो सीजनल प्रिसिपिटेशन होती है, जैसे हमने मान के चला कि भाई इस टाइम हमेशा बारिश होती है लेकिन उस टाइम बारिश ही नहीं हुई हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी वाटर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मानसून ऐसा भी हो सकता है कि कभी ज़्यादा आ जाए कभी कम आए, ठीक है, कम बारिश हो, ठीक है, उसकी वजह से भी हमें क्या करना पड़ सकता है, वाटर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम है कि वाटर अवेलेबिलिटी से रिलेटेड, कहाँ पर ज़्यादा वाटर अवेलेबल रहेगा, जहाँ कहाँ पर कम वाटर अवेलेबल होगा, और प्रॉब्लम्स क्या क्या होगी अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो ये प्रॉब्लम है हमारी वाटर अवेलेबिलिटी से रिलेटेड। और हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, वाटर रिसोर्स को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर पानी इतनी शॉर्टेज है तो ज़रूरी है कि हमें वाटर रिसोर्स को बचा कर रखना पड़ेगा। अगर बचा कर रखना पड़ेगा तो उसके लिए हमें उसको कंजर्व करना पड़ेगा, और कंजर्वेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं एक बार। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, असेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर रिसोर्स इज मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। ओके, मतलब लोगों को अच्छा पानी नहीं मिल पा रहा है, एडिक्वेट वाटर मतलब जो अच्छी क्वालिटी का पानी है वो नहीं मिल पा रहा है, ये वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, सब पूरे वर्ल्ड के लिए, ओनली इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्सली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चर, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट इन वाटर बॉडीज आर मेजर
कंटिमिनेंट्स। ओके, मतलब यहाँ पर ये बता रखा है कि अगर हमें वाटर को कंजर्व करना है, अगर हमें पानी को बचाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो अनट्रीटेड वाटर होता है, जो अनट्रीटेड जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं या बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज ऐसी क्वालिटी जिसमें जिसको हम यूज़ ना कर सके, जिसको ह्यूमन बीइंग यूज़ ना कर सके, तो ऐसा जो वाटर होता है उसको बिल्कुल ट्रीट करने के बाद, उसको बिल्कुल साफ़ करने के बाद, उसमें से जितने केमिकल्स हैं उनको हटाने के बाद तभी उसका यूज़ करना चाहिए। एग्रीकल्चर में केमिकल्स का यूज़ कम करना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ में जो केमिकल्स है उसका यूज़ कम करना चाहिए, और जो वाटर बॉडीज़ में हम उनको बिना ट्रीट किए, उनको बिना जो केमिकल्स हैं उनसे निकाले ही हम उसको ऐसे ही फ्लो कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो वाटर बॉडीज़ है वो पोल्यूटेड हो जाएगी और उस पानी को, उस वाटर को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि जो ट्रीटेड जो पानी, जो वाटर हम वाटर बॉडीज़ में डाल रहे हैं तो वो ट्रीटेड होना चाहिए। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो केमिकल वाला पानी होगा, ठीक है, अगर हमने क्या किया कि केमिकल्स वाले पानी को ऐसे वाटर बॉडीज में डाल दिया, तो ये क्या होगा कि जैसे ही पूरी प्रोसेस होगी उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको पता होगा जो प्रिसिपिटेशन की पूरी प्रोसेस होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वही अनट्रीटेड वाटर क्या होगा दोबारा से ह्यूमन के पास आ जाएगा, और उसकी वजह से जो ह्यूमन है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो वाटर जो है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है ह्यूमन बॉडीज के लिए। उसके बाद दे रखा है वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफिलियंट सुटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन रोकना पड़ेगा, बिना वाटर पोल्यूशन रोके तो हम जो वाटर है उसको कंजर्व नहीं कर पाएंगे। जो भी वाटर हम ऐसे ही फ्लो कर देते हैं वाटर बॉडीज़ में, रिवर्स में, लेक्स में, कैनाल्स में, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हमें उसको अच्छे से ट्रीट, मतलब उसमें जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए, ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए हार्मफुल है, तो उनको अलग कर देना चाहिए। उसके बाद ही उनको वाटर बॉडीज़ में फ्लो करना चाहिए, रिलीज़ करना चाहिए। वाटर इज़ यूज फॉर इरीगेशन फील्ड। ठीक है, इरीगेशन के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं, तो कोशिश करें कि वहाँ पर हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करें जिससे कम से कम वाटर यूज़ हो। ठीक है, पहले क्या होता था कि हम पानी को क्या करते, जैसे कोई खेत है तो खेत में हमने ऐसे ही एक साइड पे यहाँ से पानी को ऐसे ही फ्लो कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, वो क्या होता कि वो पूरे खेत में अपने आप फ्लो करता। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि हम किसका यूज़ करते हैं, जो फुहारा सेट होते हैं उनका यूज़ करते हैं, या जो न्यू इरिगेशन टेक्नोलॉजी आई हुई है उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर कंजर्व होता है। तो हमें न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर देखना, फोकस करना चाहिए। स्प्रिंकलर इफेक्टिव इरिगेशन द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवेपरेशन। ठीक है, हमेशा जो मतलब न्यू टेक्नोलॉजी है उनका यूज़ करना चाहिए, जो छिड़कने वाली। ठीक है, एक तो होता है पानी को बहाना और एक होता है छिड़कना। जो छिड़कने वाली जो चीज़ें होती हैं उसको, उस टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करना चाहिए। इन ड्राई रीजन विद हाई रेट ऑफ इवेपरेशन ड्रिप्स और ट्रिकल्स इरिगेशन इज़ वेरी यूज़फुल। ठीक है, जहाँ पर ड्राई रीजन है, जहाँ पर इवापोरेशन की जो रेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर किसका यूज़ करना चाहिए, ड्रिप और ट्रिकल्स इरिगेशन यूज़ करना चाहिए। ओके, उसके बाद द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दिस मीन ऑफ कंजर्वेशन। और जो वाटर बॉडीज़ है वैल्यूएबल है उनको हमें कंजर्व करना चाहिए, ताकि हम पानी को कंजर्व कर सके, और वही रियल में क्या माना जाएगा, वाटर बॉडीज़ को कंजर्व करना। ओके, तो ये सब, इन सब मेथड को यूज़ करके हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, और जो वाटर रिसोर्स से रिलेटेड हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो इन फ्यूचर अगर हमें वाटर बॉडीज से रिलेटेड या जो वाटर से रिलेटेड, वाटर फैसिलिटी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम आज से ही वाटर को कंजर्व करना स्टार्ट कर दें। और जो वाटर कंजर्व करने के अलग अलग मेथड है उन सबको अच्छे से पढ़ें, उनके बारे में जानें, और उनको अपनी लाइफ में, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें फॉलो भी करें। ओके, तो ये वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज हमने सोइल कंजर्वेशन, वाटर के बारे में, और वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या होती है उसके बारे में, और कैसे हम वाटर रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, इस पार्ट को अपनी इस वीडियो के पार्ट में कवर किया है। ओके, इससे बाद हमारे पास हमारे दो नेक्स्ट टॉपिक और आते हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, जिसमें हम नेचुरल वेजिटेशन, प्लांट्स, एनिमल्स के बारे में देखेंगे
कि वो क्या, इंडिया में इनकी लोकेशन, इनकी कंडीशन, इनकी सिचुएशन क्या है उसके बारे में। ठीक है। और इस पार्ट को हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, मतलब जो पार्ट थर्ड होने वाला है उसमें कवर करेंगे। ओके। तो आज के पार्ट में इतना ही। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, वो क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। या क्वेश्चन अलग से ऐसे भी हो सकते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन में, कि जैसे कितना पार्ट अर्थ सरफेस का वाटर से कवर्ड है, तो इसका आंसर 3/4 आ जाएगा। टोटल जो फ्रेश वाटर है वो जो अवेलेबल है ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो कितना परसेंट है, तो वो 2.7% है। ओके। और जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ कहाँ पर मिलता है, कहाँ कहाँ पर फाउंड होता है, तो ग्राउंड वाटर, रिवर्स, लेक्स, वाटर वेपर में। ओके। कहाँ कहाँ पर यूज होता है वाटर को, वाटर के यूजेस क्या क्या है, डोमेस्टिक यूजेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके। प्रॉब्लम्स के बारे में हम बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इन इन एरिया में प्रॉब्लम्स हो सकती है वाटर अवेलेबिलिटी से रिलेटेड। और वाटर को कंजर्व, जो वाटर रिसोर्स है उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, तो ये सब कंजर्वेशन के मेथड दे रखे हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, या और भी जो भी पर्टिकुलर, जैसे हम डोमेस्टिक यूज में वाटर को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी हम वाटर रिसोर्स को, पानी को कंजर्व कर सकते हैं। और न्यू जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है इरिगेशन में, उससे उसके अकॉर्डिंग हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये सब मेथड फॉलो करके हम पानी को बचा सकते हैं, और फ्यूचर में भी हम मतलब अगर हमें प्रॉब्लम हो तो वो कम हो सकती है। ओके। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, वाटर रिसोर्स एंड हाउ टू कंजर्व द वाटर रिसोर्स। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आए, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो, शेयर कर सकते हो। थैंक यू।